नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है हमारा, ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। जो मानसिक स्वास्थ्य से लोग ग्रसित है उनका किस प्रकार से यहाँ पर केयर किया जा सकता है उसके बारे में भी आर्टिकल बात करता है। क्या ग्लोबल कन्वेंशन है, क्या ग्लोबल गाइडलाइंस है, वो भी हम इस आर्टिकल में जानेंगे। उसके बाद में जो आज का हमारा दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है वैकेंसीज के बारे में। जो रिक्त पद हमारी सरकार में उच्च स्थानों पर है, ऑफिशियल्स जो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए, इन सारे आयाम के बारे में, रिक्त स्थान जो वैकेंसीज है इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है जो हमारे ऑफिशियल्स है, अधिकारी है उन पर, और साथ ही साथ हमारे सिस्टम पर, हमारी प्रणालियों पर, उस बारे में आर्टिकल विस्तृत चर्चा करता है। तो देखेंगे हम इस आर्टिकल को। तो चलिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो लॉ सीखो 3 दिन का बूट कैंप, ऑनलाइन फ्री बूट कैंप ला रहा है। ये 10 से 12 जुलाई को होगा और इसका समय रहेगा शाम में 6 बजे से 9 बजे तक। तो अगर आप जुडिशरी करना चाहते हैं, अगर आप जज बनने का सपना देखते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए ये बूट कैंप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपको काफ़ी क्लैरिटी दे सकता है कि आप किस तरीके से अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या गलतियां हैं जो हम सुधार कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत सा मटेरियल भी इसमें दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ज़रूर इस बूट कैंप को अटेंड कीजिए। चलिए आज का MCQ देखते हैं। स्टैन स्वामी के बारे में हमने कुछ दिनों पहले न्यूज़ में सुना। तो स्टैन स्वामी जो है, निम्न में से ये कौन थे? आपको ऑप्शन ए है, ये एक महिला अधिकार एक्टिविस्ट थे। ऑप्शन बी है, ये एक ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे। ऑप्शन सी है, ये एक पर्यावरणविद थे। ये ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि हायर गवर्नमेंट पोस्ट, जो उच्च सरकारी पद है, उनकी रिक्तियां किस प्रकार से सिस्टम और साथ ही साथ जो कर्मचारी वर्ग है उनके मॉरल पर, उनके यहाँ पर कॉन्फिडेंस पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, ये आपको बताना है। आप हाल ही के जो उदाहरण हुए हैं उनका यहाँ पर एग्जाम्पल, उदाहरण उनके यहाँ पर दे सकते हैं। हाल ही के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, जो रिक्त स्थान आपने देखने को मिले हैं और जिससे सरकार प्रभावित हुई है, हमारी प्रणाली प्रभावित हुई है, वो उदाहरण देकर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएंगी, स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएंगी। टेलीग्राम पे आपको इस वीडियो की PDF भी मिलेगी। साथ ही साथ और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर ही सकते हैं। चलिए, तो हमारा पहला आर्टिकल है, हाल ही में WHO ने गाइडेंस ऑन कम्युनिटी हेल्थ सर्विस, सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा के लिए गाइडेंस यहाँ पर लॉन्च किया है। ये जो WHO गाइडेंस है, ये 22 कंट्रीज़ ने मिलके एक यहाँ पर मॉडल बनाया है, जो कि यहाँ पर देखरेख, केयर और साथ ही साथ ये सहयोग, सपोर्ट प्रोवाइड करता है विद राइट एंड पार्टिसिपेशन, अधिकारों और सहभागिता के साथ में। भारत से भी 3 मॉडल जो है उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो ये जो गाइडेंस है ये एड्रेस करता है द सेम साइड एज द मेंटल हेल्थ सर्विस। ये फोकस करता है को प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब यहाँ पर जो ज्ञान है उसको साथ में उसको उत्पादित करने के लिए ये फोकस करता है। उसके साथ ही साथ जो क्राइसिस सर्विस होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई स्थिति बिगड़ती है, उस स्थान पर उस समय किस प्रकार से रिएक्ट करना है, क्या कदम उठाने हैं, उसके लिए भी ये गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। उसके अलावा पीयर सपोर्ट की बात की गई है और सपोर्टेड लिविंग विद कम्युनिटी आउटरीच, मतलब सामुदायिक आउटरीच की भी यहाँ पर बात की गई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि हमारी कम्युनिटी को, हमारे समुदाय को और इंक्लूसिव बनाने के लिए, और कैसे हम एक आपसी तालमेल के साथ में, मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है इस पर और चर्चा करके इसे हमारी वे ऑफ लाइफ में हम किस प्रकार से ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक रिस्पॉन्सिव केयर सिस्टम की आवश्यकता है। क्या होगा ये रिस्पॉन्सिव केयर सिस्टम? इसमें बताया गया है कि पर्सन्स विद मेंटल हेल्थ कंडीशन नीड अ रिस्पॉन्सिव केयर सिस्टम दैट इंस्पायर होप एंड पार्टिसिपेशन। तो जो व्यक्ति
जो कि मानसिक स्वास्थ्य से में अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी मानसिक यहाँ पर स्थिति से वो ग्रसित है, तो उनके लिए एक रिस्पॉन्सिव केयर सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जो कि उनमें एक होप, एक आशा पैदा करे और साथ ही साथ उन्हें सिस्टम से भी जोड़े कि वो इस डिफ़िकल्ट फेज से, इस कठिन फेज से बाहर आ सके। अदरिंग ऑफ पर्सन भी यहाँ पे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल कोर्स से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं तो हम पहले जेंडर को केवल बाइनरीज में डिवाइड करते थे, मतलब मेल फीमेल मानते थे, लेकिन समय के साथ में जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ी तो हमने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और उसके अलावा जो डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन को बिलोंग करने वाली कम्युनिटी है, हमने उनको भी रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। लेकिन समाज में ये देखा जाता है कि अगर आप कॉमन से अलग हो तो आपको एक हीन भावना से देखा जाता है। तो उसी लिए ज़रूरी है कि हमारी पॉलिसीज़ में, हमारे लॉज में हम ये चीज़ लेकर आए कि यहाँ पर जो मानव अधिकार के मानक है वो मैच हो सके, केवल हमारे राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी। उसके अलावा सोसाइटी लेवल पे भी यह जो एक पूर्व धारणा रहती है उसे भी ख़त्म करने की आवश्यकता है, जो कि कहीं ना कहीं इन समुदायों के बारे में एक यहाँ पर भेदभाव पैदा करते थे। समुदाय नहीं, यहाँ पर व्यक्तिगत लेवल पे भी देखें तो यहाँ पर भेदभाव देखने को मिलता है। नेटवर्क ऑफ सर्विसेज कहा गया है, तो यहाँ पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बताया कि जो लोग मेंटल हेल्थ केयर होम्स में हैं या जो लोग होमलेस है, इनको भी आप वैक्सीनेशन प्रायोरिटी बेसिस पे दीजिए, क्योंकि इनको नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे मेंटल हेल्थ या इलनेस से जो लोग जूझ रहे होंगे उनको तो कोविड के बारे में ही इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, जो मेंटल हेल्थ केयर होम्स में है। तो इसलिए सरकार ने बोला कि ये हमारी सरकार, यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि ये हमारी सरकारों की, हमारी ऐसे समाज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन्हें भी वैक्सीनेट जल्द से जल्द करें। उसके अलावा यहाँ पर जब भी मेंटल हेल्थ की बात की जाती है तो यहाँ पर बताया गया है कि नेटवर्क ऑफ सर्विसेज बनाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सोप किचन्स टू मोबाइल मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर क्लिनिक तक बनाने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी जो इमरजेंसी आती है, जो छोटी आपातकालीन स्थिति आती है, तो बड़े हॉस्पिटलों की बजाय जहाँ पर वेटिंग पीरियड ज़्यादा होता है, जहाँ पे अटेंशन इतना नहीं मिल पाता है, उसके अलावा ये अगर रिकवरी सेंटर इस प्रकार के अगर बनते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि भारत के लिए मेंटल हेल्थ, जो मानसिक स्वास्थ्य है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो अगर हम भारत में देखें तो हर 5 में से 1 व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन से जूझता है अपने जीवन काल में कभी ना कभी। वही अगर हम निजी क्षेत्र की बात करें, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो यहाँ पे 42% लोगों को किसी ना किसी तरह की एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक चिंता का विषय बनता है। चलिए, हमारा दूसरा आर्टिकल जो है रिक्त पदों के बारे में बात करता है, वैकेंसीज़ के बारे में बात करता है, खासकर जो टॉप गवर्नमेंट पोस्ट है उनमें। तो हाल ही के समय में हमें डीले देखने को मिला प्रमोशन में और नए अपॉइंटमेंट में, जिसके कारण हमारी जो ऑफिशियल्स है, हमारा जो सिस्टम है, सरकारी तंत्र है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो हाल ही के कुछ उदाहरण देखें तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जो मानव अधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, उसके चेयरमैन के लिए उसके अध्यक्ष पद बहुत समय तक खाली पड़ा था। एचएल दत्तू, जस्टिस एचएल दत्तू, ये दिसंबर 2020 में ही रिटायर हो गए। उसके बाद में अभी जून में जाकर ये वैकेंसी पर यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया गया है। तो करीब 6 महीने का पीरियड ऐसा गुजरा जहाँ पर हमारे देश में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कोई अध्यक्ष थे ही नहीं। उसके बाद केवल ये मानव अधिकार आयोग तक ही बात सीमित नहीं है, सीबीआई जैसे अगर हम इंस्टीट्यूशन को देखें तो यहाँ पर भी डायरेक्टर का जो पद है वो काफ़ी लंबे समय से खाली था। फरवरी 2020 से ये पद खाली था, जो कि अभी सुबोध कुमार जायसवाल के अपॉइंटमेंट के बाद में भरा है। उसके अलावा अब केवल सीबीआई या एनएचआरसी की बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन जैसी महत्वपूर्ण संस्था, इसमें भी सीईसी सुनील अरोड़ा के रिटायर होने के बाद में, अप्रैल में रिटायर हुए, तो उसके बाद में यहाँ पर जो प्रमोशन है सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। जैसे आपको पता है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अलग और चुनाव आयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का रिटायरमेंट होने के बाद में यहाँ पर उनकी जगह सीनियरिटी बेसिस पे भरी गई। लेकिन अब हुआ ये कि केवल एक चुनाव
आयुक्त यहाँ पे बचे और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तीसरा स्थान अभी भी खाली था। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उदाहरण के लिए लीजिए, अगर किसी एक विषय पर यहाँ पर मत विभाजन हो जाता है तो निर्णय कैसे लिया जाएगा। 3 लोगों में आप मत विभाजन करके कुछ निर्णय ले सकते हैं, लेकिन 2 लोगों में आप वो कैसे लेंगे। उसके अलावा पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन बिकम वैकेंट, अनूप चंद्रा पांडे बस अपॉइंटेड इन जून। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि करीब एक बहुत लंबा महीनों का गैप था, करीब 3-4 महीनों का गैप हमें देखने को मिला। उसके बाद में अनूप चंद्रा पांडे का अपॉइंटमेंट हुआ। इस बीच बहुत से इलेक्शंस भी हुए। तो अपने आप में ये हमारे पूरी डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है। उसके अलावा एडीआर जो है, एडीआर एक जनहित याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गया और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उनका अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर वो एक कमेटी के द्वारा होना चाहिए। जिस प्रकार से सीबीआई डायरेक्टर का यहाँ पर चुनाव होता है उस तरीके से चयनित किए जाते हैं, उस तरीके से। तो 255वीं जो लॉ कमीशन रिपोर्ट है, उन्होंने भी यहाँ पे रिकमेंडेशन किया था कि ईसीबी अपॉइंटेड बाय हाई पावर्ड कमेटी, कि जो इलेक्शन कमिश्नर है ये हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा यहाँ पर उन्हें नामांकित करना चाहिए। वही अगर हम एनसीईआरटी जैसे संस्था की बात करें तो अभी इस संस्था के कोई भी मुख्य यहाँ पे अध्यक्ष उसके नहीं है। वही अगर हम 40 केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आधी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर, उप सभापति है ही नहीं। यहाँ पर प्रभाव इन रिक्त स्थानों का ये पड़ता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, संगठनात्मक स्तर पर कहीं ना कहीं पैरालाइज हो जाता सिस्टम, क्योंकि आपका यहाँ पर चीफ डिसीजन मेकर कोई नहीं होता है। उसके अलावा ये हमारे राष्ट्र में भी एक गलत मैसेज पहुँचाता है। तो यहाँ पर क्या कदम उठाने की आवश्यकता है कि आप यहाँ पर जिन्हें भी चयनित करते हैं या जिनका भी स्थान यहाँ पर भरते हैं तो उनका अनाउंसमेंट आप एडवांस में कर सकते हैं, टाइम पर करिए, और नहीं तो आप एडवांस में करके रख सकते हैं। खासकर जो उस संस्था के, उस इंस्टीट्यूशन के चीफ और वाइस चीफ, ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। तो आपको पता हो रहता है कि इस समय रिटायरमेंट होने वाला है और रिक्त स्थान क्रिएट होगा। तो यहाँ पर क्यों ना हम पहले से ही इन एडवांस चीफ और जो वाइस चीफ है उनका अनाउंसमेंट करते हैं, जिससे सिस्टम काफ़ी स्मूथली ट्रांजिशन कर पाएगा। यहाँ पर पता होगा जो पर्सन रिटायर हो रहा है उससे पता होगा कि अब उसकी कुर्सी और कौन संभालने वाला है। उस प्रकार से वो उस पर्टिकुलर आने वाले पर्सन को भी यहाँ पर गाइड कर सकता है। और स्मूथ सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए हमारी जो प्रणाली है, गवर्नमेंट की तंत्र है, इसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा और नेशन के लेवल पे भी बहुत ज़्यादा समय बच सकेगा। उसके अलावा पॉलिटिकल कंसिडरेशन नीड टू बी पुश टू द बैक सीट फॉर क्लीन एंड ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो, विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन इन सबको साइड में हटा के हमको यहाँ पर राष्ट्र को प्रथम स्थान देना है। राष्ट्र को प्रथम स्थान देना है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से चले, हमें उस और ध्यान देना है। और यहाँ पर जो योग्य है उससे ही उस स्थान पर हमें यहाँ पर चयनित करना चाहिए सरकार के स्तर से। तो चलिए एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इनका पद रिक्त था। यहाँ पर 2013 की बात है, करीब 11 मंथ के लिए रिक्त था। तो उससे पेंडेंसी जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा केसेस की बढ़ गई थी। तो ऐसे कई उदाहरण हैं अगर हम देखने जाए तो चलिए आज का जो हमारा जो विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। आपका क्या विचार है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्टली हमारे मेल आईडी पे भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज का जो हम विश्लेषण है मैं यही समाप्त करता हूँ। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।